नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हमारा 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है, तो इसका पेपर भी आ चुका है। तो आज हम इसकी एनालिसिस पहले करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, चरण की तुलना कमल से की गई तो इसमें रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा। निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। तो गौ का अर्थ नदी भी होता है, इंद्र भी होता है, गाय भी होता है, लेकिन गज हाथी का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें पूछा था कि गौ का अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखें। निम्न में अप्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। अप्रेरणार्थक क्रिया मतलब हम कोई काम दूसरे से कराएं। तो जगाना एक होगा, एक पढ़ना, एक बदलना, एक चलना। ये सभी तो सामान्य क्रियाएं हैं, बदलना, पढ़ना, चलना। लेकिन जगाना, जैसे वह उसको जगा रहा है, श्याम मोहन को जगा रहा है, तो वो काम दूसरे के लिए कर रहा है, तो वो होगा प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है, एक होता है जगाना, एक होता है जगवाना। यहाँ पे अगला चौथा प्रश्न है कि अमित और अमित शब्द का युग्म कौन सा सही होगा। तो अमित, ये जो छोटा ई है उसका मतलब होता है बहुत, और अमित का मतलब होता है शत्रु। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अमित माने बहुत और अमित माने शत्रु, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, हेतु हेतु मत भूतकाल। यहाँ पे देखिए, भविष्य बहुत लोग कह रहे होंगे, लेकिन ये जानते कब होगा, जब ये कहता कि यदि बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ेगा, यानी भविष्य की बात करेगा। यहाँ पे यहाँ हो चुकी है ये बात कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, तो ये बात पहले हो चुकी है, यानी बीत चुकी है। तो हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। अगला कौन सा है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पहला है, वह एक विदुषी महिला थी, बिल्कुल सही है। वह एक विद्वान नहीं होता, विद्वान होता है मेल के लिए, पुरुष के लिए होता है। ठीक है, विदुषी महिला थी वो तो बिल्कुल गलत है। वह एक महिला विद्वान थी, इसका तो सेंटेंस ही गलत है। तो पहला हमारा शुद्ध पूछा था, तो वह एक विदुषी महिला थी। वह एक विद्वान पुरुष होता तो सही हो जाता है। ठीक है, फिर अगला देखें। हाँ, फिर कहा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो ये हमारा संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। फिर अगला कहा कि वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। ये होगा कर्मधारय समास, जिसे नील गगन, नीला है गगन, अगर ऑप्शन में दो दे, बहुव्रीहि और कर्मधारय, तो हमें बहुव्रीहि को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अगर बहुव्रीहि नहीं है तो हमें कर्मधारय को मतलब प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पूछा था कि कौन सा उत्तर पद प्रधान होता है किंतु द्वितीय पद उसकी विशेषता बताता है। तो नील गगन का मतलब क्या है, नीला है गगन, यानी विशेषता गगन की बता रहा है, कैसा है, नीला है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास। अगला है हमारा, जिसकी तुलना ना की जा सके। तो जिसकी तुलना ना की जा सके वो होता है अतुलनीय, और तुलनीय उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट होगा वो ए होगा। ये तो होगा जिसकी तुलना की जा सके, यहाँ पे कहा था जिसकी तुलना ना की जा सके, तो ऑप्शन नंबर ए होगा अतुलनीय। ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ई किस प्रकार के स्वर हैं। तो ये हमारा संवृत्त स्वर है। ठीक है, संवृत्त स्वर, जिससे मुंह एकदम बंद हो जाता है। ई ऊ, इससे मुंह पूरा बंद हो जाता है, खुलता नहीं। ठीक है, गौ शब्द का बहुवचन क्या होगा, मतलब गौ शब्द का वचन कह रहा है, तो गौ शब्द हमेशा एक वचन में होता है। ठीक है, एक वचन। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, एक सदा एक वचन, एक सदा बहुवचन। जैसे गाय का क्या होता है बहुवचन, गाय होता है। तो गो का क्या होता है, गौवें होता है। ठीक है, गौवें होता है, यानी ये सदा एक वचन में नहीं रहता, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो पहला ही होगा कि ये इस समय एक वचन में है, ये सदा बहुवचन में नहीं रहता। जैसे गाय को अगर कहें कि वो एक वचन एक बहुवचन, तो गाय एक वचन उस समय कहेंगे। अगर उसमें ऑप्शन में दिया सदा एक वचन, तो नहीं, सदा एक वचन में नहीं रहता। ठीक है, फिर अगला देखें। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का क्या अर्थ है। यानी दुर्भाग्य की मार, लकड़ी का छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आगे से जल सकता, ये तो नहीं होगा। दुर्भाग्य की बार बार मार पड़ती, नहीं। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, बिल्कुल गलत। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, इसीलिए कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती,
यानी उसको एक बार प्रयोग कर लिया गया तो दोबारा प्रयोग में नहीं लाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि छल कपट आप किसी के साथ करेंगे तो वो एक बार जान चुका होगा तो दोबारा नहीं फंसेगा उस चीज़ में, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है। फिर अगला है कि निम्नलिखित में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। अनुज की किताब मेज पर है, तो अनुज की ये जो कारक है इसका संबंध बता रहा है कि वह किताब पर है, मतलब मेज पर है, तो ऑप्शन नंबर डी संबंध कारक होगा। ये जो की है ये अनुज की किताब मेज से संबंध बता रहे, यहाँ पे पर से भी देख सकते हैं, ये अधिकरण कारक में आता है पर, जैसे काके की, नानी ने, पर ये होता है, ठीक है। इसका संबंध कारक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे पूछा क्या गया था पहले ये देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि रेखांकित में कौन सा कारक है, तो वो संबंध कारक होगा। अगर पूरा पूछता कि ये वाक्य कौन सा कारक है तो होता अधिकरण कारक, ठीक है। फिर अगला देखिए, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला कौन सा होगा। तो मंदिर मदिरा ये देवालय होता है मंदिर का, मंदिरा का मतलब अश्वशाला होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है कौन सा, अचल। अचल शब्द का समभिन्नार्थक, अचल का मतलब होता है पर्वत या अपने जगह पे स्थिर रहना, अपने स्थान पर अडिग रहना, उसे अचल कहते हैं या स्थिर कहते हैं। पर्वत और स्थिर, ऑप्शन नंबर डी अचल का हो जाएगा, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची, तो आकाश का जो पर्यायवाची होता है वो क्या आता है, विप्र की, हृदय की, मोमो की, दृढ़, क्या होगा, व्योम होगा। आकाश का पर्यायवाची अंबर, व्योम, गगन कह सकते हैं, ठीक है। 3-4 बहुत पर्यायवाची होते हैं, अंबर, व्योम, गगन। हेड मास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो हेड का प्रयोग हुआ है, हेड प्लस मास्टर, हेड मास्टर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, हेड मास्टर का उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रद्दू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य अकादमी। जो वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह थे उनकी कृति जो रेहन पर रद्दू है उनको जो सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर अगला देखें, निम्न में कौन सा तत्सम है। आम का होता है आम्र, ये तो तद्भव है। आग का होता है अग्नि, तो ये तो तद्भव है। आसरा का तो नहीं पता, लेकिन आलस्य, क्या आलस्य का मतलब होता है आलस, आलस्य तत्सम शब्द होता है क्या, पहले संस्कृत होता है, और तद्भव का मतलब होता है शुद्ध रूप उसका हिंदी, ठीक है। तो आलस्य एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो आलस होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। श्याम को पुस्तक पढ़नी यह किस वाच्य में है, तो ये कर्मवाच्य सी होगा। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसका कृतवाच्य यानी ये कहीं नहीं हो सकता। देखिए अगर मैं यहाँ पे श्याम एक लड़का है, अगर यहीं पे मैं सीता लगा दूँ कि सीता को पुस्तक पढ़ना थोड़ा ना हो जाएगा, सीता को पुस्तक पढ़नी तभी होगी। ये जो पुस्तक ये हमारा कर्म है, तो इसको अगर बदलें कि श्याम को उपन्यास पढ़ना है, अगर यहाँ पे उपन्यास क्या है, उपन्यास एक पुल्लिंग शब्द है, एक मतलब पुस्तक है। उपन्यास अगर देखिए ये पुस्तक क्या है, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, ये उपन्यास हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो श्याम को उपन्यास पढ़नी नहीं तब लिखेंगे, श्याम को उपन्यास पढ़ना है, तो इसी के अनुसार क्रिया का रूप बदला, यानी ये कर्मवाची होगा, कर्म के अनुसार, ठीक है। फिर अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो ओ भी स्वर है, ए भी स्वर है, अ भी स्वर है, ये तो एक व्यंजन है, इया, ठीक है, इया एक व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, तो प्रत्यंग प्रति, बेखबर, बेचल और प्रत्युपकार, ये सभी जो चीज़ें हैं वो अव्ययभाव में आती हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आंशिक अंश प्लस एक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यय मतलब जो लास्ट में है। यामा के रचयिता, तो यामा के रचयिता हमारा महादेवी वर्मा जी हैं, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला देखें, अगला क्या है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में कौन सा काल का भेद है, तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी यानी इसमें कुछ संभावना, वर्तमान काल तो है ही नहीं, पहली बात तो वर्तमान काल को काट देंगे क्योंकि भविष्य में भी जाएगी, तो संभावना भी नहीं है। अगर ये कहता कि प्रेरणा संभवतः या प्रेरणा की संभावना कि वो स्टूडियो जाएगी तब संभव भविष्य काल होगा, लेकिन यहाँ पे कन्फर्म एक तरह से कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी तो सामान्य भविष्य काल, सामान्य बात है। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सार,
विवाद हो गया, आय घट गई, घट गई, घट गई, यानी क्रियापचन है तो ऑप्शन नंबर सी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। रूप बदल रहा है, रूप बदल रही है थोड़ी ना होता है। सार, किसी बुक का सार, लेकिन जैसे अगर ये शब्द हमें भी नहीं आता कि क्या होता है, लेकिन इसका तो पता है कि इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गया नहीं कहते, किसी व्यक्ति की आय बढ़ गई, बढ़ गया नहीं होता, बढ़ गई। ठीक है। मेरी आय, मेरा आय कभी नहीं होता, मेरी आय यानी स्त्रीलिंग। इसे क्रिया से भी पहचान सकते हैं और इसे क्रिया से और सर्वनाम से भी या संज्ञा से भी पहचान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हो गया ना, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पय बनमाला विराजती है, में कौन सा, देखिए क वर्ण की आवृत्ति देखिए बार बार हुई है, कल कानन कुंडल 3 बार इसकी आवृत्ति हुई है। ब की आवृत्ति यहाँ पे हुई है 2 बार, कई बार मतलब हुई है। क की यहाँ कई बार, यहाँ पे ब की कई बार, तो यानी ये अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से अर्धविराम, तो अर्धविराम हमारा ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो हमारा योजक है, ये हमारा विवरण चिन्ह है, ये एक होता है रेखांकित वाला सा चिन्ह। हाँ नहीं, ये हमारा रेखांकित चिन्ह है, रेखांकित, और ये जो हमारा है ये हमारा योजक चिन्ह है, योजक ऐसे जो लगता है बीच में। ठीक है, एकदम बीच में। कौन सा वाक्य शुद्ध है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, तो यहाँ पे की होना चाहिए, तो यहाँ पे कारक की शुद्धि है, यानी परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। वृक्षों पर कोयल कूक नहीं रही है, वृक्षों पर कोयल बोल रही हैं, अगर ये होता तो। ठीक है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। खेतों में लंबे लंबे नहीं, खेतों में लंबी लंबी घास उग गई है, लंबे लंबे नहीं होता, खेतों में लंबी लंबी घास उग गए हैं, उग आए हैं, मतलब गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, तो इसमें शुद्ध पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। कामायनी के रचनाकार कौन है, कामायनी जयशंकर प्रसाद, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी। अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य कौन सा है, निषेध मना थोड़ा ना किया गया है, इच्छा इसमें थोड़ी कोई प्रकट की गई, इसमें कोई प्रश्न थोड़ी पूछा गया है, तो इसका होगा विस्मयवाचक, इसका विस्मयवाचक हो जाएगा। ठीक है, विस्मयवाचक यहाँ पे देखिए लगा है इसका चिन्ह। फिर अगला है मौन का विलोम शब्द क्या होगा, तो मौन का विलोम क्या होता है, मौन का मतलब होता है शांत, यानी मुखर बोलने वाला, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। तो इसको, ये तो मतलब पैराग्राफ है, इसको तो आपने पढ़ के किया होगा, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।